राधे राधे। आप सभी ने पहले एपिसोड्स नहीं सुने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उन्हें सुने। एपिसोड 349 द गोल्डन मून एम्पायर, खुशियों से भरी दुनिया। दोपहर का वक्त। सोना, आयाश, वंश, सारांश और सानवी के लिए खाना लेकर आयाश के कमरे में आ गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। उसने देखा आयाश कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप से कुछ कर रहा है। वंश और सारांश वीडियो गेम खेल रहे थे और सानवी आरवी के साथ टीवी पर कार्टून देख रही थी। सोना ने उन सबको देखा और गहरी सांस ली। उसने लाइट ऑन की और कहा, बच्चों, तुम सबका खाना हो गया है, चलो हाथ मुंह धोकर आओ। लेकिन सबने उसकी बात ऐसे इग्नोर की जैसे वो वहाँ है ही नहीं। सोना ने फिर से कहा, आयाश, वंश, सारांश, सानवी, अगर तुम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया तो हम अगले 7 दिन तक तुम सबको भूखा रखेंगे। इस बार भी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। सोना ने घूरकर सबको बारी बारी से देखा। वो खिड़की के पास आई और सारे पर्दे खोल दिए, जिससे कमरे में रोशनी आ गई। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि सोना को वो चुभने लगी। उसने आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ गिरने की आवाज़ से सभी बच्चों ने उन्हें देखा। उसे जमीन पर देखकर सब उसके पास आ गए। मम्मा, आपको क्या हुआ? मम्मा, आयांश उसके गाल को थपथपाते हुए बोला। उसने सारांश से कहा, सारांश, जाओ बड़े पापा को बुला लाओ। सारांश जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। तभी उसे पीहू सामने से आती हुई नजर आई। उसने कहा, बड़ी मॉम, बड़ी मॉम, मॉम गिर गई, प्लीज आप चलो। उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। पीहू ने सोना को बेहोश देखा और कहा, क्या हुआ उन्हें? आयांश ने कहा, आई डोंट नो, बड़ी मॉम अचानक से गिर गई। पीहू ने सारांश से कहा, जाओ जाकर तुम्हारे बड़े पापा को बुला लाओ। सारांश फिर से भागा। सम्राट लैपटॉप में बैठा काम कर रहा था। सारांश भागकर उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, बड़े पापा उठो, मॉम बेहोश हो गई हैं, आप चलो ना। सम्राट ने यह सुना और उसके साथ बाहर आकर था कि वो शिवा से टकरा गया। शिवा ने कहा, क्या हुआ सम्राट, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सम्राट ने कहा, डैड, सोना बेहोश हो गई है। शिवा ने यह सुना और वो भी उसके साथ चल लिए। वे दोनों कमरे में आए तो पीहू सम्राट को देखते हुए बोली, सम्राट, भाभी को उठाने में मदद करो, ये बहुत भारी हैं। सम्राट ने पीहू का बेड पर लिटाया और उसे देखने लगा। उसने पीहू से कहा, जाओ जाकर डॉक्टर देव को बुला कर लाओ। पीहू रेहान के कमरे की तरफ भागते हुए चिल्लाई, सोनल, सोना भाभी बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। सोनल और नीलिमा जो कमरे में रिहान के साथ बैठे थे, वे दोनों उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए। अब तक घर के सभी लोग आयांश के कमरे में जमा हो गए थे। सोनल सोना के पल्स चेक कर रही थी और सोना को इस तरह बेहोश देखकर सब परेशान थे। सोनल ने सोना के हाथ पर धीरे से नीचे रखा और सबको देखने लगी। उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और कहा, शी इज़। उसने बताया तो सब हैरान हो गए। उसी वक्त कमरे में भागकर अंश आया। उसने सबको कमरे में देखा और एक पल के लिए चौंक गया। सबने अपनी नज़र सोना और अंश पर कर ली। अंश ने कहा, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और सोना को क्या हुआ? वो उसके पास आ गया। उसने सोनल के चेहरे को देखा और एकदम पीला पड़ गया। उसने कहा, इसे क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा? तब तक सोना में होश भी आ चुकी थी। उसने अपना सर पकड़ा और कहा, आह, हमारा सर। उसने सबको कमरे में देखा और उठकर बैठ गई। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सबने सोना को घूरना शुरू कर दिया। सोना ने कहा, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? पीयू ने उसे घूरते हुए कहा, भाभी, आपको नहीं पता हम सब आपको क्यों देख रहे हैं? सोना ने नहीं में सिर हिलाया। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई गुनाह कर दिया है जिसके बारे में उसे नहीं पता और वे सब उसे अजीब सजा सुनाने वाले हैं। उसने अंश को देखा। अंश ने नहीं में सिर हिलाया। तभी सम्राट ने कहा, अरे बुद्धू, तुम दोनों फिर से मम्मा पापा बनने वाले हो। सोना और अंश ने हैरानी से एक दूसरे को हैरान से देखा। क्या? पीहू ने कहा, यह हमसे एक नहीं संभलता और ये 5वें करने चले, पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं। उसने कहा तो देखा सब उसे घूर रहे थे। उसने कहा, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं गलत थोड़ा ही नहीं कह रही हूँ। सानवी सोना के पास आई और उसके पेट को छूते हुए बोली, क्या मम्मा के स्टमच में बेबी है?
अंश ने ये सुना और धीरे इधर उधर देखने लगा। उसे लग रहा था अभी वो कहीं जाकर छुप जाए, और सोना अपना सर झुकाकर बैठ गई। पीहू सानवी को अपने पास बुलाते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम्हारा एक छोटा सा फिर से भाई आने वाला है। सानवी ने कहा, नहीं, मुझे छोटी सी सिस्टर चाहिए, आरवी की तरह। यू नो बॉयज आर सो बैड। उसने कहा तो सबने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। उन्हें जाता देखकर सोना अंश के गले से लग गई। उसने कहा, अंश, अब हम क्या करें? अंश ने उसे खुद से दूर किया और कहा, क्या करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमारा बच्चा है, खबरदार जो तुमने अबॉर्शन का सोचा। उसे इतना ही कहा था कि दरवाजे पर खड़ी सोनल ने कहा, इफ़ यू बोथ डोंट वांट, आई वांट टू से वन थिंग। उन दोनों ने उसकी आवाज़ सुनकर उसे देखा। 2 साल बाद हवेली, आप सुन रहे हैं कान्हा हम सबके कान्हा से। 2 साल बाद हवेली फूलों से सजी थी। गार्डन एरिया में एक मंडप सजा था। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। उस मंडप पर एक लड़का शेरवानी अपने व्हील चेयर पर बैठा था और उसके सामने हवन कुंड में पंडित जी आहुति दे रहे थे। तभी सोना और पीहू एक खूबसूरत दुल्हन को लेकर मंडप में आ गए। व्हील चेयर पर बैठे इंसान ने अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसे देखते हुए व्हील चेयर से खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी और खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसे कोशिश करता देख रायजादा परिवार के सभी लोगों की आंख नम हो गई। वे इन दोनों सालों में पहली बार था जब सब उसे ऐसे देख रहे थे। उसकी वो दुल्हन भी कुछ दूर पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। तभी दूल्हे का बैलेंस बिगड़ा और दुल्हन भागकर उसके पास आई। रिहान! रिहान ने खुद को संभाला और कहा, मिस देव, मैं जानता था आप मुझे संभाल लेंगी। यहाँ पर दूल्हा रिहान था और दुल्हन सोनल। सोनल उसके कंधे को मारते हुए बोली, तुम पागल हो? रिहान ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए। सोनल ने रिहान को दोबारा व्हीलचेयर पर बिठाया और वो अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ देर बाद पंडित जी उनकी शादी करवा दी। रिहान ने सोनल को मंगलसूत्र बांधा और उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दिया। सबने उसके ऊपर फूल बरसाए। तभी छाया के गोद में एक लगभग 1 साल की बच्ची रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सोनल ने उसे अपने पास बुलाया। छाया ने उसे सोनल के गोद में दे दिया। वो बच्ची उसके गोद में आकर चुप हो गई। ये सब सोनल और रिहान की छोटी बेटी ख्वाहिश थी, जिसे लगभग 14 महीने पहले सोना ने जन्म दिया था। सोना उन्हें देखकर मुस्कुराई। उसने अंश के बाहों को पकड़ लिया और अपना सर उसके कंधे पर रखकर उन तीनों को अपनी नम आंखों से देखने लगी। तभी शिवी उनके पास आई और अपने गोद में रखे छोटे से बच्चे को सोना को देते हुए बोली, भाभी, आप इस शिवाय को थोड़ी देर के लिए संभालिए। हम बदमाश को मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मैं अभी बदल कर आती हूँ। सोना ने शिवाय को पकड़ा। उसके शिवाय को देखा जो अब उसके मंगलसूत्र को पकड़कर खेल रहा था। वो बिल्कुल शिवी और दीप के कॉम्बिनेशन था, एकदम चबी और क्यूट। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा। 1 साल बाद अंश कमरे में तैयार हो रहा था। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई घड़ी थी और उसके बाल जेल से सेट थे। तभी सोना उसका ब्लैक कोट उसे पहनाकर उसे अपने सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसके पॉकेट में एक ब्लू गोल्डन डायमंड की ब्रूच लगाया और उसे देखते हुए बोली, आज बर्थडे हमारा है और चमक आप रहे हैं। सोना ने अंश का मैच करती वाइट कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी जिसमें गोल्ड के वर्क थे। उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई आसमान से उतर आई अप्सरा हो। अंश ने उसके कमर में अपने हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, वाइफी, शायद तुम भूल रही हो, आज हमारी एनिवर्सरी भी है। तुम खूबसूरत लग सकती हो तो क्या मैं नहीं लग सकता? उसने सोना को देखा और ऊपर से नीचे तक देखा। कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया? सोना मुस्कुराते बोली, आप भी आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अंश मुस्कुराया और सोना लिप्स को देखते हुए बोली, वाइफी, आई थिंक तुमने कुछ ज़्यादा ही डार्क लिपस्टिक लगाई है, तुम पर ये सूट नहीं कर रहा। सोना की आंखें छोटी करके उसने कहा, रियली? पर हमने तो ठीक से लगाया था।
अंश ने उसके गाल को पकड़ा और उसके लिप्स की तरफ झुकने लगा। लेट मी फिक्स इट। और उसने सोना के लाल होठों पर अपने होठ रख दिए। सोना की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसे अब अंश के कहने का मतलब समझ आया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे किस करने लगी। वे दोनों अभी एक दूसरे में खोए हुए थे कि उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। वो दोनों अलग हो गए। सोना अपने बाल को कान के पीछे करते हुए इधर उधर देखने लगी। सामने खड़े शौर्य और दीप उसके पास आते हुए बोलो, ये देखो जनाब को, यहाँ पार्टी में अब इनका इंतज़ार कर रहे हैं सब, और ये है कि यहाँ आशिकी फरमा रहे हैं। और दीप अंश के होठों पर लगे सोना के लिपस्टिक को साफ करते हुए बोला, बस कर यार, आज के दिन तो उसे छोड़ दे, अपनी एनर्जी रात के लिए बचा कर रख। उसने कहा तो सोना वहाँ से भाग गई और अंश ने दीप को पेट पर एक पंच मारा। आउच! दीप अपना पेट पकड़ते हुए बोला। अंश ने कहा, अब ड्रामा बंद कर और चल, पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वे तीनों भी कमरे से बाहर चले गए। लगभग आधा घंटा बाद अंश सोना को लेकर पार्टी वेन्यू की तरफ जा रहा था। सोना की आंखों पर ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी जिससे वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसने कहा, अंश, अब तो बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। अंश ने कहा, बस 10 मिनट और। 10 मिनट बाद वे एक जगह पर पहुंचे। अंश सोना का हाथ पकड़कर कार के बाहर आई। सोना अपने पास पास लोगों की भीड़ को महसूस कर पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने कसकर अंश के हाथ को पकड़ लिया। अंश उसे गाइड करते हुए 10 कदम आगे ही लेकर गया। उसने सोना का हाथ छोड़ दिया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो उसके कान के पास आते हुए बोला, रेडी फॉर द सरप्राइज। सोना ने नर्वस होकर हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसके ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर दिया तो सोना की आंखों में अचानक से कई सारे लाइट्स फ्लैश होने लगे। अंश ने कहा, हैप्पी बर्थडे सोना। सोना ने सामने देखा। एक गगनचुंबी इमारत के आगे कई सारे लोग खड़े थे। किसी के हाथ में कैमरा था तो किसी के हाथों में फ्लावर बुके। सोना ने ऊपर अपनी नज़र उठाकर देखा। इस 65 माले की इमारत को लाइट से डेकोरेट किया था। ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी उसे शहर की रौनक करने के लिए। सोना ने बिल्डिंग के ऊपर लगे बड़े अक्षरों में लिखा वर्ड्स को पढ़ा, द गोल्डन मून एम्पायर। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कहाना हम सब के कहाना। नेक्स्ट एपिसोड 350, द गोल्डन मून एम्पायर पार्ट 2। द गोल्डन मून एम्पायर। सोना अपनी चमकती आंखों से अंश को देखने लगी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे अंश की स्टडी में एक मॉडल पिछले 3 सालों से था। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर गेट पर आया जहाँ पर शिवा, नीलिमा, सोनल, रिहान, ख्वाहिश, शौर्य, नालंदा, आद्या, दीप, शिवी, शिवाय, सिद्धि, जिया, सिया, आयांश, वंश, सारांश, सानवी, आरवी, कबीर, आदित्य, मीरा खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। मीरा ने एक पल में कैंची लाकर सोना के से कर दिया। सोना ने अंश को देखा। अंश ने आंखों में इशारा किया। सोना ने अपने कांपते हाथों से कैंची लिया और गेट पर लगे रिबन को काट दिया। उसने ऐसा करते ही ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो गई। वहाँ पर मौजूद हजारों की भीड़ में उसके लिए चीयर्स किया। अंश ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। सोना की नीली आंखें अंदर के नज़ारे को देखकर चमक रही थीं। ग्राउंड फ्लोर को सभी तरह फूलों से सजाया गया था। उसके बीचों बीच एक बड़े से टेबल पर बड़ा सा सफ़ेद रंग का केक रखा था। सोना ने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने एक्साइटमेंट को रोकने की कोशिश करने लगी। घर के सभी लोग उसके पीछे अंदर आ गए। 8 साल की सानवी अपने हाथ में रोजेस का बुके लेकर सोना के पास भाग कर आई। वो उसे देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मम्मा। सोना ने झुककर उसे हाथ में बुके के ले लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू प्रिंसेस। यू आर वेलकम मम्मा। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। वंश, आयांश, सारांश और घर के सभी बच्चे अंश और सोना के पास आ गए। अंश ने सोना के तरफ चाकू बढ़ा के कहा, चलो अब इसे जल्दी से काटो। सोना ने वैसा ही किया। उसने केक काटने के बाद ही सबसे ताली बजाई और विश किया। सोना ने केक का एक पीस लिया और अंश को खिलाया। अंश ने भी उसको छोटा सा टुकड़ा सोना को खिलाते हुए बोला,
हैप्पी एनिवर्सरी सोना, मेरे साथ अपने 9 साल शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोना इमोशन हो गई और उसके गाल से लग गई। सबने एक बार फिर से उसके लिए ताली बजाए और उन्हें बधाई दी। तभी म्यूजिक ऑन हुआ और अंश सोना को हाथ पकड़कर उसे बीच में ले आया। उसने दूसरे हाथ से सोना के कमर को पकड़कर उसके करीब कर लिया और उसकी आंखों को देखते हुए उसके साथ डांस करने लगा। दिल इबारत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हसीन पल, मैं चुन तुमको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जान जितने पल जीऊँ उन्हें तेरे संग जीऊँ, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरा संग जीऊँ। जो भी सांसें मैं भरूँ उन्हें तेरे संग भरूँ, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूँ। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। सम्राट ने पीहू का हाथ पकड़ा और वे दोनों भी डांस करने लगे। इसी तरह शिवी और दीप, शौर्य और नालंदा, रिहान और सोनल भी डांस करने के लिए आ गए। बाय द वे, मैं आपको बताना भूल गई थी कि रिहान अब ठीक हो चुका था और उसके अपने पैरों पर चलने लगा था। उन्हें देखते हुए कई सारे कपल्स वहां डांस करने लगे। इधर 13 साल का आयांश, 8 साल की वंश, 8 साल की सानवी, 9 साल का सारांश, 5 साल की आरवी, 5 साल का सागर, 8 साल का आध्या और हमारी सबसे छोटी 2 साल की ख्वाहिश केक खाकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी सानवी के कपड़े केक से पूरे गंदे हो गए। उसने आयांश से कहा, भाई हमारे कपड़े गंदे हो गए। आयांश ने उसे अपने पास बुलाया और टिश्यू से उसका मुंह और हाथ कपड़े साफ करने लगा। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई हमें हैंड वॉश करना है, ये स्टिकी हो गए हैं। आयांश ने वंश को देखा जो मज़े से केक खा रहा था। उसने कहा, वंश जाओ प्रिंसेस के हैंड वॉश करा कर लाओ। वंश ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, भाई ये अब बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद ही हमारे हाथ साफ कर लेंगे। उसने कहा और एक तरफ भाग गई। आयांश ने वंश को घूर कर देखा। फाइन, वंश ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा और सानवी के पीछे चला गया। इधर सानवी सिंह के पास टेबल पर खड़ी होकर अपने हाथ साफ कर रही थी। अब उसने अपने पैरों के हल्के हील वाले सैंडल पहना था। हाथ साफ करते हुए उसने अपने कपड़ों को भी साफ किया और जैसे ही वो उतरने को हुई उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिरती उससे पहले किसी ने उसे पकड़ लिया। सानवी ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, थैंक्स आरव। आरव ने उसे सीधा खड़ा किया और मुस्कुराते हुए बोला, यू आर वेलकम शीनू। तभी उसके गाल पर एक मुक्का आकर लगा। आरव पीछे हट गया। सानवी ने हैरानी से अपने भाई वंश को देखा जो गुस्से से आरव को घूर रहा था। उसने कहा, मैंने कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना। सानवी ने आरव को मार खाते देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए वंश को धक्का देते हुए कहा, वंश तुमने मेरे आरव को क्यों मारा, वो हमारी मदद कर रहे थे। उसने कहा तो वो भाग गई। वंश अभी भी अपने उम्र से 5 साल बड़े आरव को गुस्से से घूर रहा था। उसने लास्ट टाइम वार्निंग देते हुए कहा था, स्टे अवे फ्रॉम हर। उसने कहा तो आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर नहीं रहा तो क्या कर लोगे तुम। वंश ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आरव ने हंसते हुए कहा, देखना तुम्हारी आंखों के सामने एक दिन मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम आरव ध्रुव मेल्होत्रा नहीं। वंश ने गुस्से से उसे घूरा और दांत पीसते हुए बोला, तो फिर अपने लिए नया नाम भी सोच लेना। और वो वहाँ से चला गया। इधर पार्टी खत्म हो चुकी थी। सारे मेहमान भी अपने अपने घर निकल गए थे। घरवालों भी बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए। वहाँ पर सिर्फ अंश और सोना ही बचे थे। अंश ने कहा, रेडी फॉर द नेक्स्ट सरप्राइज। सोना ने कहा, अंश हम बहुत थक गए हैं, अब हमें कहीं नहीं जाना। अंश ने कहा, तो तुम्हें चलने के लिए कौन कह रहा है ना। ये कहकर उसने सोना को अपनी बाहों में उठा लिया। सोना ने उसके कंधे पर अपने हाथ लपेटे और उसके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंश उसे लिफ्ट में लेकर गया।
कुछ देर बाद अंश सोना को उसी तरह अपनी बाहों में उठाकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आ गया। उसने सोना को देखा जिसकी आंखें बंद थी। अंश ने कहा, सोना। सोना ने में रिस्पॉन्स किया। अंश ने कहा, अपनी आंखें खोलो, देखो। सोना ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर अंश की गोद से कूद गई। टॉप फ्लोर पूरी तरह से कांच का बना था। वहाँ की दीवारें भी ट्रांसपेरेंट थी। दीवारों को छोटे छोटे लाइट से डेकोरेट किया गया था। ऊपर की तरफ देखने से आसमान में चमक रहे तारे नजर आ रहे थे। सोना को लग रहा था जैसे वो सपनों की दुनिया में हो। अंश ने एक बटन प्रेस किया और एक साइड से कांच की दीवार खुल गई। उसने अपने कोट से निकालकर साइड पर रखा और सोना को देखने लगा। सोना भागकर किनारे पर आ गई। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूने लगी। उसने बाहर देखा। उस बिल्डिंग के आगे सारी इमारतें छोटी लग रही थीं। उसकी लाइट्स ऐसी लग रही थी जैसे अंश ने अपने कदमों से तारे बिछा दिए हों। सोना अभी एक्साइटेड हो ही रही थी कि उसे अपने गाल पर कुछ महसूस हुआ। उसने देखा उसके गाल पर पिंक डायमंड से उसे अपने गले पर कुछ महसूस हुआ। उसने देखा उसके गले पर पिंक डायमंड से डिज़ाइन किया छोटा सा नेकलेस है। अंश ने कहा, हैप्पी बर्थडे अगेन। सोना मुस्कुराई। अंश ने उसके कंधे पर किस किया और उसके बालों को खोल दिया जिससे उसके बाल लहराते हुए उसके पीठ पर बिखर गए। बैकग्राउंड म्यूजिक। मत अजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले हूँ, बेकार तुझको भी चाहा, दिल है ये करता आ बेतहासा तुमसे ही प्यार, हरकतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो, चाहतें बार बार की यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। अंश ने सोना को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को हाथ में भरकर उसके माथे पर किस किया। उसके होठों में गर्मराहट को महसूस करने सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोना की बंद पलकों को अपने होठों से छूते हुए अंश ने उसके गालों पर भी किस किया। हम जार जार रोते हैं, खुद के खफा भी होते हैं, हम ये पहले क्यों नहीं समझे, तुम खफ्त मेरे लिए कर इसी तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। वो उनके होठ पर आकर रुक गया। सोना ने कसके अंश के शर्ट को पकड़ लिया और उसे किस में उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद अंश ने अपनी बाहों में उठाया सोना को और सोना उसकी बाहों में सिमट गई। फिर से म्यूजिक बजा। तेरे ही ख्वाब देखना, तेरे ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते ही है मेरी हर वफा, तेरे ही बात सोचना, तेरे ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। अंश उसे वहीं पर बने एक बड़े से बेड के पास ले आया। उसने आहिस्ते से उस बेड पर लिटाया। सोना को शर्म इतनी आ रही थी कि वो दूसरी तरफ पलट गई। अंश ने यह देखकर मुस्कुराया और उसके पास आ गया। उसने उसके पीठ पर बिखरे बालों को साइड किया और उसके खुली पीठ पर अपने होंठ रख दिए। इस एहसास से सोना ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया। अंश ने उसके ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए और उसको बेतहाशा चूमने लगा। सोना से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो पलटकर उसके गले से लग गए। अंश ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और कुछ देर बाद इस रात की खामोशी में सोना को मेलोडियस वॉइस सुनाई देने लगी। तेरा ही साथ मांगना, तेरे ही बाहाँ थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना, तू मुझसे फिर ना रूठना, कभी कहीं ना घुटना छूटना, मेरे कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा, इमारतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार की करो, चाहतें बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। सुबह के 7 बजे। यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना। सुबह के 7 बज रहे थे। अंश की नींद खुली। अंश ने इस जगह को एक डिज़ाइन करवाया था कि कभी भी एक बटन प्रेस करने से उस जगह की शीट से कवर कर सकते थे। अंश ने रात को ही ये कर दिया था, इसलिए सुबह की धूप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। अंश ने अपनी बाहों में आराम से सो रही अपनी वाइफ, सबसे कीमती इंसान को देखा। दोनों का शरीर एक पतली सी बेडशीट से कवर था। अंश ने सोना को माथे पर किस किया और फिर वे अपनी आंखें बंद कर लीं।
तभी साइड से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा वीरा का फ़ोन है। सोना को बिना डिस्टर्ब किए वो उसके पास से उठ गया और फ़ोन लेकर साइड में आ गया। उसने कहा, हाँ वीरा बोलो। वीरा ने सामने से कहा,